वो फंडामेंटली सबकी एक जैसी है, अर्थात सेल वॉल का पाया जाना और उसके साथ साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती है। सिंपल साइन में सिंगल सर्कुलर आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। डीएनए मतलब इनका नेक्ड होगा और चारों तरफ साइटोप्लाज्म, जिसमें आपके राइबोसोम कैसे होंगे बेटा, 70S राइबोसोम। अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स की तो माइकोप्लाज्मा को छोड़ दीजिए तो सभी प्रोकैरियोट्स के पास सेल वॉल पाई जाएगी। उसके साथ साथ मैं ये कह सकता हूं इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। और अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स की तो जैसे मान लो मैंने एक प्रोकैरियोटिक सेल बना ली अर्थात बैक्टीरिया है, तो बेटा इनका जो मेन क्रोमोसोम होता है, मेन क्रोमोसोम कहने का मतलब जो इनकी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कंट्रोल करता है, जो इनका मेन क्रोमोसोम है इसी को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं या इसी को हम आपका जीनोफोर भी बोलते हैं या बोल दीजिए इसी को हम बोलते हैं सिंगल क्रोमोसोम। तो मैं बोल सकता हूं जो इनका मेन क्रोमोसोम है वो आपका सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, जिसे हम न्यूक्लियोइड, जीनोफोर या सिंगल क्रोमोसोम कह देते हैं। अब इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया में ऐसा देखा गया है कि इस क्रोमोसोम के अलावा एक छोटा सा, सभी में नहीं बोला है, कुछ बैक्टीरिया में ऐसा देखा गया है कि मेन क्रोमोसोम के एक्स्ट्रा में एक छोटा सा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है और ये स्मॉल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आपका कहलाता है प्लाज्मिड। क्योंकि बेटा ये क्रोमोसोम के एक्स्ट्रा में है अर्थात अलावा है, तो इसी वजह से हम प्लाज्मिड को एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा इस प्लाज्मिड की खास बात क्या है कि ये ऑटोनॉमस रेप्लिकेटिंग है, मतलब सेल डिवाइड करे ना या ना करे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपनी कॉपीज बना सकता है। इतनी बातें क्लियर? इसी वजह से बोलते हैं प्लाज्मिड इज ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग, मतलब ऑटोनॉमसली मतलब सेल्फ रेप्लिकेटिंग। ये मेन क्रोमोसोम तभी डबल होगा जब बैक्टीरिया की सेल डिवाइड करेगी, लेकिन जो आपका प्लाज्मिड है इसे सेल डिवाइड करे या ना करे बाहर में जाए, ये अपनी कॉपीज बना सकता है। बायोटेक में प्लाज्मिड को हम वेक्टर की तरह यूज करते हैं, ठीक है, वहां पर हम डिटेल में देखेंगे अर्थात रिवीजन के तौर पे ही देखेंगे, लेकिन बायोटेक में हम प्लाज्मिड को समझेंगे और डिटेल में। प्लाज्मिड क्या करता है बेटा, अगर प्लाज्मिड ना हो बैक्टीरिया के पास तो ऐसा नहीं बैक्टीरिया मर जाएगा, प्लाज्मिड बस इसे एक्स्ट्रा पावर देता है। एक्स्ट्रा पावर देता है मतलब कुछ यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर देता है, जैसे रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। राइबोसोम जो कि एक नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, वो इकलौता सेल ऑर्गेनेल है जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स दोनों में कॉमन है। अच्छा, प्रोकैरियोट्स में बेटा इनकी जो है, इनमें जो है इंक्लूजन बॉडीज पाई जाती हैं जो कि ग्रेन्यूल्स होते हैं आपके, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं। अच्छा, लास्ट चीज जो प्रोकैरियोट्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, कायदे से सुनना। इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड होकर इन फोल्डिंग की आउट इन फोल्डिंग बनाती है और इस इन फोल्डिंग को बोलते हैं मीजोसोम। तो ये प्रोकैरियोट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इंक्लूजन बॉडी, मीजोसोम। और वहीं पर जो राइबोसोम है वो प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में पाए जाएंगे, लेकिन प्रोकैरियोट में सिर्फ 70S और यूकैरियोट में 70 और 80S दोनों। तो जल्दी से एक बार सुनते हैं, प्रोकैरियोट में चार चीजें आ गई। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोट, दे आर स्मॉलर। अलग-अलग प्रोकैरियोट का शेप साइज अलग-अलग होगा, लेकिन इनकी जो फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो लगभग एक जैसी होगी। बैक्टीरिया शेप के अकॉर्डिंग चार भागों में बांटा गया है। स्फेरिकल आपका कोकस हो गया, रॉड शेप बेसिलस हो गया, कॉमा शेप विब्रियो होगा, स्पाइरल शेप स्पाइरलम हो गया। प्रोकैरियोट में सेल वॉल पाई जाती है एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। अगर हम बात करें प्रोकैरियोट में तो फ्लूइड वाला पूरा जो माल है और साथ में जो राइबोसोम पड़े हुए मिलकर कहलाएंगे साइटोप्लाज्म। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब एब्सेंट होगी, डीएनए इनका नेक्ड होगा, लूज होगा। जो इनका मेन क्रोमोसोम है उसे हम न्यूक्लियोइड, जीनोफोर या आपका सिंगल क्रोमोसोम भी कहते हैं। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया में देखा गया है कि स्मॉल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। इसी को हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बोलते हैं। बायोटेक में ये वेक्टर की तरह इस्तेमाल होता है। और जो आपका ये प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड आपके बैक्टीरिया को यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर देता है, जैसे एंटीबायोटिक से लड़ना मतलब रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक। राइबोसोम प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में पाया जाएगा। राइबोसोम प्रोकैरियोट में सिर्फ 70S, लेकिन यूकैरियोट में 70S के साथ साथ 80S भी पाया जाएगा। प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोट्स में साइक्लोसिस एब्सेंट होगी, प्रोकैरियोट्स में इंक्लूजन बॉडीज पाई जाएंगी, ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर, और इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो इनफोल्डिंग है ये कहलाती है मीजोसोम। आइए
बेटा बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ हो गए। ये आपके स्मॉलर होते हैं, छोटे होते हैं और मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोट। बैक्टीरिया को हमने शेप के अकॉर्डिंग कितने भागों में बांटा था बेटा? 4, बैसिलस, रॉड शेप, फोकस, स्फेरिकल, विब्रियो, थॉमस शेप, स्पाइरलम, स्पाइरल। ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोकैरियोट की है सेल्स की, वो फंडामेंटली एक जैसी है, लेकिन उसके बावजूद प्रोकैरियोट दर्शाते हैं, एग्जिबिट करते हैं अलग अलग तरीके का शेप और फंक्शन। ऑल प्रोकैरियोट्स, जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं आपके, उनके पास सेल वॉल पाई जाती है और सेल वॉल चारों तरफ से कवर रखती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। फ्लूइड मैट्रिक्स, साइटोप्लाज्म, नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। जेनेटिक मटेरियल इनका बेसिकली नेक्ड होता है। इनके जेनेटिक मटेरियल को हमने क्या बोला था? जीनोफोर, या आप बोल दीजिए इनके जेनेटिक मटेरियल को मेन क्रोमोसोम या सिंगल क्रोमोसोम बोल दीजिए, या न्यूक्लियोइड बोल दीजिए, या जीनोमिक डीएनए भी बोल सकते हैं। तो जेनेटिक मटेरियल बेसिकली नेक्ड, नॉट इन्वेलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके साथ जीनोमिक डीएनए के साथ साथ, जिसे हम सिंगल क्रोमोसोम या सर्कुलर डीएनए बोलते हैं, कई बैक्टीरिया देखे गए हैं जिनमें स्मॉल सर्कुलर डीएनए जीनोमिक डीएनए के अलावा पाया जाता है, और ये स्मॉलर डीएनए क्या कहलाता है? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड प्रदान करता है, कन्फर्स मतलब प्रदान करना, देना। यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर बैक्टीरिया को देता है, जैसे रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक। अच्छा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी पाई जाती है यूकैरियोट्स में। नो ऑर्गेनेल, अंडरलाइन करना, नो ऑर्गेनेल लाइक वंस इन यूकैरियोट आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। कोई ऐसा ऑर्गेनेल नहीं है यूकैरियोट का जो प्रोकैरियोट में पाया जाए, एक्सेप्ट राइबोसोम्स। ठीक है, लेकिन प्रो में 70 है सिर्फ, और यू में दोनों। अच्छा, प्रोकैरियोट में दो स्पेशलाइज्ड चीजें हैं। एक हो गई आपकी इंक्लूजन्स, अर्थात इंक्लूजन बॉडी, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर बनती है इनफोल्डिंग से, जिसे हम क्या बोलते हैं? मीजोजोम, जो कैरेक्टरिस्टिक है, मेन गुण है प्रोकैरियोट का। और ये एसेंशियली मुख्य रूप से क्या होती है? इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट्स ऑल। अधिकतर प्रोकैरियोटिक सेल जैसे बैक्टीरिया का केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप होता है। सेल एनवेलप में 3 चीजें आती हैं। सबसे आउटर मोस्ट, सबसे बाहर आपकी ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद आपकी आएगी हार्ड रिजिड सेल वॉल, उसके बाद सबसे अंदर आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिनकी इनफोल्डिंग बेटा क्या कहलाती है? आपकी मीजोजोम। अब ये जो आपकी ग्लाइकोकैलिक्स है, जो कि आउटर मोस्ट लेयर है बेटा, ग्लाइकोकैलिक्स का काम होता है होस्ट के इम्यूनो सिस्टम से, होस्ट के मतलब जिसके भी अंदर बैक्टीरिया, जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर बैक्टीरिया अटैक किया है, उसके इम्यूनो सिस्टम से बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करना। तो ग्लाइकोकैलिक्स आपकी केमिकल कंपोजिशन और थिकनेस के आधार पर 2 टाइप्स की होती है। एक कहलाती है आपकी स्लाइम लेयर, नाम से ही लग रहा है चिपचिपी होगी और बिल्कुल स्मूथ सी होगी, तो ये आपकी स्मूथ होती है, उसके साथ साथ ये थिन होती है। उसके अब दूसरे का नाम है कैप्सूल। अब कैप्सूल नाम से लग रहा बेटा कि ये आपकी हार्ड होगी और थिक होगी। ठीक है, तो बेटा ग्लाइकोकैलिक्स जो कि आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल एनवेलप की, वो आपकी कितने टाइप की? केमिकल कंपोजिशन और उसके साथ साथ थिकनेस के आधार पर 2 टाइप्स की स्लाइम लेयर, स्मूथ, थिन और लूज होगी, और कैप्सूल आपकी हार्ड होगी, थिक होगी। उसके बाद आपकी आती है सेल वॉल। बात करें अगर बैक्टीरिया की सेल वॉल की, तो इनकी जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की। फंजाई की सेल वॉल बनी होती है काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड की। प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की, और एनिमल की सेल वॉल होती ही नहीं है। तो बेटा बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की, और पेप्टाइडोग्लाइकेन बना है नाग और नाम से। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं कि इसकी सेल वॉल किसकी बनी है? पेप्टाइडोग्लाइकेन। और पेप्टाइडोग्लाइकेन किससे बना हुआ है? नाग, NAG, एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड। अच्छा, इनकी जो सेल वॉल है, इनकी सेल वॉल का फंक्शन क्या होगा भैया? सेल वॉल इनका ही नहीं, चाहे फंजाई हो चाहे प्लांट हो, सेल वॉल का काम होता है कि वो सेल को एक शेप दे देता है। उसके साथ साथ अगर मान लीजिए सेल के अंदर वाटर बहुत ज्यादा चला गया, तो सेल के फटने का खतरा है, या मान लो पानी बहुत ज्यादा सेल के अंदर से बाहर आ गया तो सेल के कोलैप्स होने का खतरा है। तो ये सेल वॉल जो है वो एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे देती है कि कहीं पानी अंदर एक्सेस आने से सेल फट ना जाए, या आपका पानी बाहर निकलने से सेल कोलैप्स ना हो जाए। तो ये हुआ सेल वॉल का दूसरा काम कि सेल वॉल स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है सेल को टू प्रिवेंट, ताकि रुक सके कोलैप्सिंग और बस्टिंग। अब अगर हम बात करें सबसे बाहर
तो ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद सेल वॉल। अब बात करेंगे सबसे अंदर, इनर मोस्ट सेल इन्वेलप की लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, याद रखना बोला है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है, पहली बात। दूसरी बात, इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो स्ट्रक्चरली, याद रखना स्ट्रक्चरली बोल रहा हूं, केमिकली नहीं बोला, स्ट्रक्चरली ये सिमिलर होती है यूकैरियोट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो प्रोकैरियोट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चरली सिमिलर है किससे? यूकैरियोट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। उसके साथ साथ अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए सेल इन्वेलप की कौन सी लेयर है जो आउटर मोस्ट एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करती है? आपका आंसर ग्लाइकोकैलिक्स होगा, लेकिन यह आंसर गलत है। आप कहोगे सर ग्लाइकोकैलिक्स तो आउटर मोस्ट है, मैंने बोला इंटरैक्ट करती है। इंटरैक्ट में आता है अट्रैक्ट प्लस रिपेल, अर्थात जो किसी मॉलिक्यूल को, कोई मॉलिक्यूल सेल के अंदर एंट्री करेगा या नहीं करेगा, इस चीज को डिसाइड कौन करता है? इस चीज को प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसाइड करेगी, क्योंकि ग्लाइकोकैलिक्स और सेल वॉल ये दोनों फ्रीली परमेएबल है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन विल डिसाइड कि क्या चीज अंदर जाएगी और क्या चीज बाहर रोकी जाएगी। वैसे सही बात तो यह है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेएबल होती है। इतनी बातें क्लियर? तो मैं कह सकता हूं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटरैक्ट विद आउटसाइड वर्ल्ड, मतलब बाहर की दुनिया से इंटरेक्शन कौन रखता है? आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलिए अब अगर बात करें कि इन तीनों लेयर का देखिए फंक्शन तो अलग अलग है, ठीक है भाई। ग्लाइकोकैलिक्स का मैंने एक फंक्शन बता दिया आपको, होस्ट के इम्यूनो सिस्टम से बैक्टीरिया को बचाती है। सेल वॉल भैया रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, शेप देती है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है। आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटरैक्ट करती है आउटसाइड वर्ल्ड से। तो देखा जाए तो तीनों के अपने अपने फंक्शन है, तीनों के अपने डिस्टिंक्ट अलग अलग फंक्शन है, लेकिन तीनों एक साथ मिलकर एक प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करती है, एक फंक्शनल यूनिट की तरह काम करती है। जैसे हमारे देश में आपकी जल सेना, थल सेना, वायु सेना, सबका अलग अलग कार्य है, लेकिन देखा जाए तो कुल मिला के इनका मिलकर ही एक फंक्शनल यूनिट की तरह काम करती हैं और देश को प्रोटेक्ट करती हैं। उसी प्रकार कि इन तीनों लेयर के डिस्टिंक्ट फंक्शन है, लेकिन ये तीनों मिलकर एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करती है और इन तीनों लेयर को मिलाकर हम बोलते हैं सेल इन्वेलप। अब अगर हम बात करें, एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था ग्राम। ग्राम ने अपना एक स्टेनिंग प्रोसीजर निकाला, वो आपके सिलेबस से बाहर हो चुका है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक अपना प्रोसीजर बनाया, उन्होंने बैक्टीरिया की स्टेनिंग करी। स्टेन करने के बाद उसे धुला, किस केमिकल से धुला नहीं जानना है आपको। उन्होंने जब धुला, जो बैक्टीरिया ग्राम का जो स्टेन था वो अपने ऊपर धुलने के बाद भी उनके ऊपर रह गया, वो कहलाए ग्राम पॉजिटिव, और जिनसे धुलने के बाद वो स्टेन हट गया वो बैक्टीरिया कहलाए ग्राम नेगेटिव। और अब बताओ बेटा, अब बैक्टीरिया के ऊपर डाल लो आप उनका स्टेन, तो जब बैक्टीरिया के ऊपर आप स्टेन डालोगे तो ये कौन सी चीज डिसाइड करेगी कि स्टेन रुकेगा या नहीं? कॉमन सेंस, सेल इन्वेलप डिसाइड करेगी, क्योंकि सेल इन्वेलप पे तो पड़ रहा है स्टेन। तो सेल इन्वेलप के आधार पर बैक्टीरिया को हम दो भागों में बांट सकते हैं, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। जो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव थे उन्होंने स्टेन को क्या किया, अपने ऊपर होल्ड रखा, और जो नेगेटिव थे वो धुलने पर उनसे स्टेन हट गया। अब हम बात करते हैं मीजोसोम की। मीजोसोम आपके यूजुअली तीन शेप में पाए जाते हैं। एक आपका वेसाइकिल के फॉर्म में, वेसाइकिल का मतलब होता है स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर, या ये आपके ट्यूब जैसे हो सकते हैं, या आपके ये प्लेट जैसे चपटे चपटे हो सकते हैं। तो आपका मैं बोल सकता हूं ये वेसाइकिल के रूप में हो सकते हैं, आपके ये लैमेली के रूप में हो सकते हैं, लैमेली मतलब प्लेट लाइक, या ये आपके ट्यूब्यूल के रूप में हो सकते हैं। तो वेसाइकिल, ट्यूब्यूल, लैमेली के फॉर्म में मीजोसोम पाए जाते हैं। अब बेटा मीजोसोम का फंक्शन आपको याद करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। मीजोसोम के टोटल आपको 6 फंक्शन याद रखने हैं। इसकी मैं एक बड़ी सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूं आपको, सुनना। सोचो एक सेल डिवाइड कर रही है, तो डिवाइड करने के लिए उसे सबसे पहले क्या चाहिए होगी? एनर्जी, क्योंकि भाई सेल डिवीजन इज भाई काफी एनर्जी लगती है, एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस है। तो अब एक सेल डिवाइड करने के लिए सबसे पहले एनर्जी की रिक्वायरमेंट किससे पूरी करेगी? रिस्पायरेशन। तो मीजोसोम का पहला काम रिस्पायरेशन। अब वो क्या सिक्रीट करेगी? एंजाइम, ताकि वो डिवाइड कर सके। तो दूसरा काम हुआ सिक्रीटरी प्रोसेस में मीजोसोम मदद करता है। तीसरा एंजाइमेटिक कंटेंट। अब बेटा क्या करेगी? वो अपना डीएनए को रेप्लिकेट करेगी और डिस्ट्रीब्यूट कर देगी अपने डॉटर बैक्टीरिया में, ठीक है। तो आपका चौथा काम क्या हुआ? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस डीएनए टू देयर डॉटर्स, ठीक है। अब क्या होगा बेटा? अब वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बढ़ाएगी अपनी, अरे तभी तो डिवीजन करेगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बढ़ाएगी मतलब इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
और फिर सेल वॉल बन जाएगी। अल्टीमेटली बैक्टीरिया एक से कितने हो गए? 2, ठीक है। और इस तरीके से हो गए 6 फंक्शन खत्म। अच्छा, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो मैं साफ साफ दिख रहा है कि ये फोल्ड हो रहे हैं तो सरफेस एरिया बढ़ ही रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। अब क्या हमें आप 6 फंक्शन सुना सकते हो? सबसे पहला क्या हुआ था बेटा? रेस्पाइरेशन। उसके बाद क्या हुआ था? सिक्रीशन। तीसरा एंजाइमेटिक कंटेंट। चौथा आपका डीएनए का रेप्लिकेट होना और उसका डिस्ट्रीब्यूशन। पांचवा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ाना। छठा सेल वॉल फॉर्मेशन। कुछ बैक्टीरिया में ऐसा देखा गया है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आपकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग जो होती है इसमें कलर भर जाता है, ठीक है, इनमें पिगमेंट भर जाता है और इन्हें बोलते हैं हम क्रोमैटोफोर। क्रोमा मतलब ही होता है बेटा कलर, ठीक है। ऐसा कुछ बैक्टीरिया में देखा गया है, एग्जांपल के तौर पर ब्लू ग्रीन एल्गी, और इसी के दम पर वो क्या करते होंगे? फोटोसिंथेसिस। तो मैं बोल सकता हूं ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, तो मैं बोल सकता हूं कि साइनोबैक्टीरिया में आपका ये जो इनफोल्डिंग है, आउट नहीं बेटा, इनफोल्डिंग है, इसमें कलर भर जाता है, पिगमेंट भर जाता है जिसे हम क्रोमैटोफोर बोलते हैं, और इसी के दम पर आपके ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करते होंगे? रिस्पाइरेशन। क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब आगे मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा कि जो बैक्टीरिया होता है आपका, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया में अलग अलग बैक्टीरिया में फ्लैजिला का नंबर और फ्लैजिला का अरेंजमेंट अलग अलग होता है। बताया था आपको मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस, ठीक है। तो ए ट्राइकस जिसमें फ्लैजिला अब्सेंट होता है, तो नंबर ऑफ फ्लैजिला और अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग होगा। देखो, अगर बैक्टीरिया मोटाइल है तो फ्लैजिला है, अगर इमोटाइल है तो फ्लैजिला नहीं होगा। कॉमन सेंस, पैर है तो मैं चलूंगा, नहीं है तो नहीं चलूंगा, ठीक है। तो बैक्टीरिया मोटाइल नॉन मोटाइल दोनों हो सकते हैं, मोटाइल है तो क्या होगा? फ्लैजिला। क्लियर? अब मेरी बात बहुत कायदे से सुनना। फ्लैजिला को हमने क्या किया है? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। टोटल जो फ्लैजिला की बॉडी है, टोटल जो फ्लैजिला है उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। देखिएगा, ये ग्लाइकोकैलिक्स वापस बना दी, कलर चेंज कर लो बेटा। ये मैंने बना दिया आपकी ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद सेल वॉल, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो फ्लैजिला है उसमें सबसे जो बेस में पाया जाएगा उसे हम बोलते हैं बेसल बॉडी या ब्लेफेरोब्लास्ट, और उसी से अटैच होता है इनका हुक, और हुक से निकला होता है एक लंबा सा स्ट्रक्चर, और बेटा लंबी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? आपका फिलामेंट, ठीक है। फिलामेंट मतलब ही होता है लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। तो अब अगर मैं पूछूं कि ये टोटल जो फ्लैजिला आपको दिखाई दे रहा है इसमें सबसे लॉन्गेस्ट पोर्शन कौन सा है फ्लैजिला का? वो है आपका फिलामेंट। फिलामेंट, बेसल बॉडी, हुक, और ये तीनों मिलकर क्या कहलाएंगे? फ्लैजिला। ऐसा लगता है जैसे सेल सरफेस से निकला हो, लेकिन सेल सरफेस से नहीं, दिखता है ऐसा बाहर से, लेकिन निकला कहां से है? इंटीरियर पोर्शन से। बेसल बॉडी बिल्कुल सबसे बेस में, उसके बाद हुक, और लास्ट वन इज फिलामेंट। फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन। अच्छा, अगर हम बात करें फ्लैजिला की, फ्लैजिला तो इन्हें मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन इसके अलावा और भी सरफेस पे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। एग्जांपल के तौर पर पिलाई, जो आपका पिलाई है, याद रखना, पी से पिलाई, टी से प्रोटीन, ये भी फ्लैजिला की तरह ये भी सरफेस स्ट्रक्चर है। सरफेस स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर जो सरफेस पे पाए जाए। पी से पिलाई, पी से प्रोटीन, ये सरफेस पे पाए जाने वाली स्ट्रक्चर है जो कि आपकी ट्यूबुलर दिख रही होगी। ये आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करती है, ठीक है। उसके साथ साथ यहां पर बिल्कुल ब्रश जैसे आपका ब्रश होता है, ब्रश के दाने जैसा, अर्थात ब्रश में जैसे ब्रिसल्स लगे होते हैं, वैसे ही छोटे छोटे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इन्हें हम बोलते हैं फिम्ब्रेई। क्या बोलते हैं? फिम्ब्रेई। याद रखना, जैसे फ्लैजिला आपका मोटिलिटी में मदद करता है, पिलाई का काम मोटिलिटी में नहीं है और ना ही फिम्ब्रेई का काम मोटिलिटी में है, लेकिन ये तीनों क्या है? सरफेस स्ट्रक्चर। अब ये जो फिम्ब्रेई है, याद रखना, एफ से फिम्ब्रेई, एफ से फाइबर, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे चने से अंकुर निकला हो, ठीक है, अर्थात अंकुरित चना लग रहा है, तो मैं बोल सकता हूं फिम्ब्रेई जो बैक्टीरिया से स्प्राउटेड होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर। और ये जो फिम्ब्रेई है ये क्या करते हैं? जैसे मान लो बहुत वेगवती धारा हो, वेगवती धारा कहने का मतलब बहुत तेज पानी बह रहा है। अब बैक्टीरिया क्या करते हैं? इन्हीं फिम्ब्रेई की मदद से वहां पर चट्टान जो भी होगी उससे चिपक जाएंगे। या मान लो बैक्टीरिया मेरी बॉडी में गया, कहीं सुबह सुबह फीकल मैटर से बाहर ना हो जाए, तो मेरी बॉडी में कैसे चिपकेगा? वो इन्हीं फिम्ब्रेई की मदद से चिपक जाता है। तो मैं कह सकता हूं बिसाइड फ्लैजिला, फ्लैजिला के अलावा पिलाई और फिम्ब्रेई भी सरफेस स्ट्रक्चर है, लेकिन इनका रोल मोटिलिटी में नहीं है। पी से पिलाई, पी से प्रोटीन, एफ से फिम्ब्रेई, एफ से फाइबर, ये फाइबरस देखने में होते हैं, ठीक है। और देखा जाए तो ये भी प्रोटीन के ही बने होते हैं, लेकिन देखने में कैसे लग रहे हैं? फाइबरस, लंबे लंबे, ठीक है। अच्छा, ये बताइए, अगर मैं बोलूं स्मॉल ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर, तो आपका आंसर क्या होगा? फिम्ब्रेई।
किसमें मदद करेगा? होस्ट के टिश्यू में चिपकने के लिए, और उसके साथ साथ आपकी तेज वेगवती धारा है, टॉरेंशियल स्ट्रीम है, उसमें रॉक से चिपकने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब बात यहां तक तो हो गई खत्म। अब हम बात करेंगे आगे राइबोसोम पर। राइबोसोम मैंने आपको शुरू में भी बोला था नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं। राइबोसोम जो होता है उसकी डिस्कवरी की थी जॉर्ज पैलेट ने 1953 में। राइबोसोम स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है। क्या बोला? स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है। अब राइबोसोम के बारे में अगर बात किया जाए तो जैसे मान लो मैंने बना दी बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, फिर क्या होगी बेटा? सेल वॉल, और सबसे बाहर आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स, जिसे केमिकल कंपोजिशन और थिकनेस के अकॉर्डिंग हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, स्लाइम लेयर और कैप्सूल। राइबोसोम जो होते हैं वो इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़े होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं, और उसके साथ साथ इनके साइटोप्लाज्म में फ्रीली भी पाए जा सकते हैं। लेकिन खास बात क्या है कि इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बताओ इनर सरफेस पर कि आउटर सरफेस पे? कॉमन सेंस बेटा, अंदर पाए जाए तो इन्हीं पे चिपकेंगे ना, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनर सरफेस पर राइबोसोम चिपके होते हैं। राइबोसोम इनमें कौन से पाए जाएंगे? 70S राइबोसोम पाए जाएंगे। उसके साथ साथ सिर्फ 70S, 80 नहीं पाया जाएगा, ध्यान रखना। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का साइज होता है 15 से 20 नैनोमीटर। मैक्सिमम चीजें आप पढ़ते हो सेल में माइक्रोमीटर में, लेकिन ये किस में है बेटा? नैनोमीटर में। क्लियर है? अच्छा, तो बेटा इनमें जो 70S राइबोसोम है उसकी 2 सब यूनिट होती है, 50S प्लस 30S। 50S और 30S मिलकर आपकी कौन सा राइबोसोम बनाते हैं? 70S। 50 और 30 को ऐड मत करना है, एडिटिव नहीं होते बेटा, ठीक है। 50S और 30S, ये राइबोसोम, ये 50S हो गया, 30S हो गया, ये मिलकर क्या बना है बेटा? 70S राइबोसोम। क्लियर? अच्छा, अब समझना बेटा, जब हम प्रोटीन फॉर्मेशन पढ़ते हैं तो वहां हम देखते हैं कि एक mRNA के ऊपर ढेर सारे राइबोसोम आपके चिपक जाते हैं, और ये स्ट्रक्चर आपकी कहलाती है पॉलीराइबोसोम, क्योंकि ढेर सारे राइबोसोम है, या शॉर्ट में कहना हो तो पॉलीसोम। इन राइबोसोम का काम क्या होता है? ये mRNA को ट्रांसलेट करते हैं और क्या बनाते हैं? प्रोटीन, अर्थात अमीनो एसिड की चेन। याद रखना, mRNA को प्रोटीन में नहीं चेंज करते, mRNA को प्रोटीन में चेंज नहीं करते, mRNA को ट्रांसलेट करते हैं, रीड कर करके अमीनो एसिड ऐड करते जाते हैं, और अल्टीमेटली क्या बन जाती है? प्रोटीन की चेन। सो राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेनस, डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज पैलेट इन 1953। 15 से 20 नैनोमीटर इनका साइज है। प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम बना है 50S प्लस 30S सब यूनिट से। ढेर सारे राइबोसोम जब mRNA पर चिपक जाते हैं तो यही कहलाते हैं आपके पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम, जो mRNA को ट्रांसलेट करके क्या बनाते हैं? प्रोटीन। राइबोसोम हर सेल में पाया जाएगा, चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो। अच्छा, एक बात याद रखना, यूकैरियोटिक सेल में जो आपका राइबोसोम होता है वो साइटोसोल में तो पाया ही जाता है, यूकैरियोटिक की बात कर रहा हूं। साइटोसोल में पाए जाने के साथ साथ ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी पाया जाता है। दैट्स व्हाई राइबोसोम को कहा जाता है ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल, अर्थात एक ऐसा ऑर्गेनेल जो ऑर्गेनेल के अंदर हो, अर्थात क्लोरोप्लास्ट के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इतनी बातें क्लियर? अच्छा, राइबोसोम बेटा अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाया जाता है, रफ वाले के, तभी तो रफ होते हैं। तो ऑन द रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। इज दिस क्लियर? इस तरीके से हमने राइबोसोम अपना खत्म कर लिया। एंड नाउ द लास्ट टॉपिक इज इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी क्या है? कुछ भी नहीं बेटा, सिंपल। बैक्टीरिया बनाओ जल्दी से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, रिजिडिटी, स्ट्रक्चरल सपोर्ट जो देती है, ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। अब इंक्लूजन बॉडी क्या है? इंक्लूजन बॉडी असल में जैसे हम लोग अपना रिजर्व मटेरियल स्टोर करते हैं अपने लिवर में ग्लाइकोजन के रूप में, प्लांट स्टोर करता है स्टार्च के रूप में, ठीक वैसे ही आपकी जो इंक्लूजन बॉडी है ये बैक्टीरिया का रिजर्व मटेरियल है, मतलब बचा कुचा माल वो अपने इसी साइटोप्लाज्म में स्टोर कर लेता है। क्लियर? और जो दाने के रूप में होते हैं। अब बेटा बताओ, रिजर्व मटेरियल के चारों तरफ क्या कोई मेम्ब्रेन होगी? नहीं। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इंक्लूजन बॉडी आर आल्सो नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल? नहीं बोल सकता। इंक्लूजन बॉडी कोई ऑर्गेनेल नहीं है, ये स्टोर्ड फूड है। तब तो तुम्हारा ग्लाइकोजन भी सेल ऑर्गेनेल हो जाएगा, सेल ऑर्गेनेल थोड़ी है, ये तो स्टोर्ड फूड है। तो इसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाएगी। अच्छा, उसके साथ साथ अगर हम इंक्लूजन बॉडी की बात करें तो इंक्लूजन बॉडी की एक ट्रिक याद रखना बेटा, पीसीजी ज्वेलर सुना होगा, फेमस है, ठीक है। पी से होता है फॉस्फेट, सी से होता है साइनोफाइसियन, जी से होता है ग्लाइकोजन। ये 3 मेन केमिकल है जो बैक्टीरिया स्टोर करता है रिजर्व मटेरियल के तौर पर। फॉस्फेट, साइनोफाइसियन, ग्लाइकोजन। संग में बोलो, फॉस्फेट, साइनोफाइसियन, ग्लाइकोजन। संग में बोलो, फॉस्फेट, साइनोफाइसियन, ग्लाइकोजन। इन तीनों के ग्रेन्यूल
ये अपने साइटोप्लाज्म में स्टोर करता है। सो inclusion body are granular structure which is non-membranous found as the reserve material in the cytoplasm of prokaryotic cell। अच्छा, क्या मैं बोल सकता हूं ये साइटोप्लाज्म में फ्री पड़े रहते हैं? बिल्कुल फ्री है। अच्छा, उसके साथ साथ अगर हम बात करें गैस वैक्यूल की, कौन से वैक्यूल की? गैस वैक्यूल। उसमें क्या भरी होगी बेटा? कॉमन सेंस लगाओ, गैस। तो बेटा कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो आपके एक्वेटिक एनवायरनमेंट में है, तो वो अपनी मर्जी से नीचे जा सकते हैं, अपनी मर्जी से ऊपर आ सकते हैं, क्योंकि गैस वैक्यूल क्या प्रोवाइड करता है? उन्हें बायंसी प्रोवाइड करता है। तो जब उन्हें नीचे जाना होता है वो गैस वैक्यूल से गैस बाहर रिलीज कर देंगे, जब उन्हें ऊपर आना होता है तो गैस वैक्यूल के अंदर गैस ले लेंगे। तो अल्टीमेटली इससे क्या होते हैं? वो अपनी इच्छा से अपनी डेप्थ डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें रहना कहां पर है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि गैस वैक्यूल किसमें पाया जाता है, ठीक है, किन किन बैक्टीरिया में, तो बेटा ये बताओ आजकल किस पॉलिटिकल पार्टी की हवा चल रही है? बीजेपी। अरे बीजेपी की हवा चल रही है, ठीक है, तो बस ट्रिक याद रखना, बीजेपी। तो गैस वैक्यूल पाए जाते हैं ब्लू ग्रीन, ग्रीन पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अरे ग्रीन पर्पल कलर आ रहा है मतलब इनके पास पिगमेंट है तो कलर आएगा। तो गैस वैक्यूल बीजेपी। अरे बीजेपी हमें भी पता भारतीय जनता पार्टी, लेकिन यहां आपको भारतीय जनता पार्टी नहीं याद रखना है, याद रखना है ब्लू ग्रीन, ग्रीन और पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब चलिए जल्दी से हम पूरे का पूरा सेल एनवेलप, ठीक है, 2 मिनट के अंदर रिवाइज करते हैं। तो चलो शुरू हो जाओ। ये बताओ बेटा मोस्टली प्रोकैरियोटिक सेल का केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप होता है इंक्लूडिंग बैक्टीरिया। सेल एनवेलप के अंदर 3 चीजें आती हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स आपकी आउटर मोस्ट लेयर है और इनर मोस्ट सेल एनवेलप की लेयर हो गई आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, जो ग्लाइकोकैलिक्स होती है वो केमिकल कंपोजिशन के आधार पर और थिकनेस के आधार पर 2 प्रकार की होती है, स्लाइम लेयर और कैप्सूल। स्लाइम लेयर लूज होगी, थिन होगी, स्मूथ होगी, वहीं पर कैप्सूल आपकी थिक होगी, टफ होगी। सेल वॉल की अगर बात करें तो इनकी जो सेल वॉल होती है वो शेप देती है, उसके साथ साथ स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है ताकि इनकी सेल ना कोलैप्स हो ना बस्ट हो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सेमी परमेबल होती है, स्ट्रक्चरली सिमिलर होती है यूकैरियोट के, उसके साथ साथ आउटसाइड एनवायरनमेंट से ये इंटरेक्ट करती है। ग्राम ने स्टेनिंग प्रोसीजर निकाला, उसके आधार पर ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोलते हैं। दोस बैक्टीरिया दैट टेकन अप द ग्राम स्टेन इज नोन एज ग्राम पॉजिटिव, और जो नहीं लिए वो ग्राम नेगेटिव। वैसे तो तीनों लेयर के अपने अलग अलग काम है, लेकिन तीनों एक फंक्शनल यूनिट की तरह, एक इकाई की तरह काम करती हैं। मीजोसोम आपकी इनफोल्डिंग है, जो वेसिकल, ट्यूब्यूल, लैमेला के फॉर्म में हो सकती है। मीजोसोम का आपका फंक्शन था, सबसे पहला मैंने आपको बताया था रेस्पिरेशन, एंजाइमेटिक कंटेंट, सिक्रीशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और साथ में आपका सेल वॉल फॉर्मेशन। अच्छा, अगर इनफोल्डिंग में आपका भर गया है कलर तो उसे बोलते हैं क्रोमेटोफोर। एग्जांपल हो गया ब्लू ग्रीन एल्गी, ऐसा साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है। अच्छा, अगर मैं बात करूं आपसे इनके मूवमेंट की, तो ये बैक्टीरिया आपके मोटाइल नॉन मोटाइल दोनों हो सकते हैं। मोटाइल होंगे तो इनके पास फ्लैजिला होगा, ठीक है, सीलिया नहीं, फ्लैजिला होगा। और अलग अलग बैक्टीरिया में नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला अलग अलग होगा। फ्लैजिला के आपके 3 पोर्शन थे, सबसे बेस में बेसल बॉडी, उसके बाद हुक, उसके बाद फिलामेंट। फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ द फ्लैजिला। वैसे इसके अलावा और भी सरफेस स्ट्रक्चर है, जैसे पिलाई और फिम्ब्रेई। पी से पिलाई, पी से प्रोटीन, एफ से फिम्ब्रेई, एफ से फाइबर। जो आपके पिलाई है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं इनके, बिल्कुल प्रिमिटिव टाइप का, कुछ नहीं, बस डीएनए ट्रांसफर करते हैं। अच्छा, उसके जो साथ जो फिम्ब्रेई है वो फाइबर लाइक, स्मॉल ब्रिसल लाइक, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये क्या करते हैं? बैक्टीरिया को रॉक से अटैच कर देते हैं, उसके साथ साथ होस्ट टिश्यू से अटैच करने में मदद करते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था राइबोसोम। राइबोसोम जॉर्ज पैलेट 1953, 15 से 20 नैनोमीटर इनका क्या होता है? साइज होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होते हैं। 70s राइबोसोम ही आपके प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाएंगे, जो 50s और 30s सब यूनिट से बने होते हैं। अच्छा, ढेर सारे राइबोसोम जब एक एमआरएनए से चिपक जाते हैं तो यही कहलाती है स्ट्रक्चर पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम, जो एमआरएनए को ट्रांसलेट करती है और बनाती है आपकी प्रोटीन। इंक्लूजन बॉडी क्या है? इंक्लूजन बॉडी बेटा, इंक्लूजन बॉडी कुछ नहीं, ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है, जो इनका एक्चुअली में रिजर्व मटेरियल होता है, फ्री साइटोप्लाज्म में घूमता रहता है। फॉस्फेट, साइनोफाइसिन, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल के रूप में ये अपना खाना स्टोर करते हैं, यही है इनकी इंक्लूजन बॉडी। गैस वैक्यूल कुछ बैक्टीरिया में पाया जाता है, ट्रिक बीजेपी, ब्लू ग्रीन, ग्रीन पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। दिस इज साहिल सिद्दीकी, प्रोकैरियोटिक सेल इज ओवर। थैंक यू, धन्यवाद।